क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर 1 समय की शुरुआत से। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव की उत्पत्ति कब और किस रूप में हुआ। ठीक है, प्रायः ऐसा समझा जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ। ध्यान देंगे, 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ, ठीक है, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। आप कॉपी निकाल करके बैठें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ऐसे पॉइंट्स को। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और विलुप्त भी होते गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे होमो सैपियंस कहा, आधुनिक मानव कहा, तो वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के एक लंबे अरसे के दौरान दूसरों द्वारा, इतने लंबे अरसे के दौरान वे क्या खाते थे, क्या पीते थे, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो ध्यान देना है कि इस दौरान वे लोग कंद मूल फल फूल जो कि जंगलों से संग्रह करते थे, जुटाते थे, बटोरते थे और वही खाते थे। शिकार करना उनकी आदत बन चुकी थी। या तो वे मार के करते थे शिकार, ठीक है, या तो फिर मरे हुए जानवरों को खाते थे। इसी तरह से उन्होंने औजार को बनाना सीख लिया। तो औजार प्रारंभिक रूप में इस रूप में नहीं थे जिस तरह आज हमारे पास हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जो वस्तुएं थी उनका ही वे उठा करके और फेंक करके मारते थे और उसी से वो अपना शिकार करते थे। तो इसी तरह से एक प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और उन्होंने आगे चल करके भोजन जुटाने के कई तरीके अपना लिए। पर यह शिकार और संग्रह करने की प्रवृत्ति छूट नहीं गई। इसका मतलब है कि शिकार और संग्रह करने की प्रवृत्ति निरंतर रूप से चलता रहा। साथ ही साथ इन्होंने भोजन जुटाने के और भी तरीके को अपना लिया। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज के लोग हैं जो अपनी आजीविका का अधिकांश हिस्सा शिकार और संग्रहण करने से अपनी भोजन उपलब्ध करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में, हमें इतिहास के बारे में, हमें प्राचीन समय के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। तो आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों कैसे प्राप्त होती है? पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे सवाल छोड़ा था कि हम इन सारे चीज़ों की जानकारी कैसे हासिल करते हैं। तो स्रोत क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास प्राचीन समय की स्थितियों को अध्ययन करने के लिए, प्राचीन मानव के स्थितियों को अध्ययन करने के लिए केवल और केवल एकमात्र स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। यानी प्राचीन वस्तुओं की प्राप्ति का जो स्रोत है वही है। जैसे जीवाश्म की प्राप्ति किसी जीव के आस्म, अस्थि, हड्डी की प्राप्ति का होना, यह है। पत्थर के औजारों की प्राप्ति, यानी उस काल के मानव ने किस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया, बड़ी सावधानी पूर्वक हमें इन औजारों को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और आपने देखा कि मानव लोग गुफाओं में रहा करते थे, पहाड़ों में गुफा बना करके रहते थे, या फिर जो प्राकृतिक रूप से गुफा बनते थे उसमें रहते थे। मतलब ये लोग वहाँ उसकी चित्रकारी करते थे। चित्रकारी की प्रवृत्ति क्या थी? तो शिकार करना, जानवरों के पीछे दौड़ करके शिकार करते हुए वे चित्रकला की शैली को अपना लिया। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट
साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था कि इतनी सुंदर कलाकृति वे कैसे कर सकते हैं, इतनी अच्छी तरह से कला को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अरसे के बाद इन जीवाश्म और औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया कि नहीं, ये उन्हीं शिकारी लोगों के द्वारा चित्रकारी किए गए हैं। ये कला आज के कला नहीं है, ये कलात्मक नमूने आज के कलात्मक नमूने नहीं हैं, और इनका कलर बिल्कुल देखिए जैसे कि तैसे है। मतलब इतने लंबे समय से ये ऐसे ही सुरक्षित रूप में बना रहा। इन्होंने न जाने कितने धूप, हवा, पानी सब कुछ झेला होगा, फिर भी इस कलर की चमक फीकी नहीं पड़ी। हम जीवाश्म शब्द का प्रयोग किस रूप में करते हैं, जरा इसका डेफिनेशन देख लीजिए फॉसिल का, कि यह शब्द एक अत्यंत पुराने पेड़ पौधे या जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापे के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। जरा समझिए कि आज आपके यहाँ जो कोयला निकल रहा है, ये कोयला क्या है? ये एक समय में बड़े बड़े और विशालकाय पेड़ के जमीन के नीचे दबने से जो बिल्कुल ही पत्थर नुमा आकृति ले लिया है और वह चट्टानों के बीच समा गया। फिर उसके ऊपर देखिए मिट्टी है, पत्थर है। खदान के पास जाएंगे तो आपको सारा लेयर समझ में आ जाएगा। अब समझिए वही एक फॉसिल है, जीवाश्म है, लेकिन अगर वहां पर हड्डियों की प्राप्ति हो जाए उस दबे हुए अवशेष में, तो वह हमारे पुरातात्विक स्रोत का काम करता है। ठीक है, वही फॉसिल। तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों से मिलती है। ठीक है, उन प्रजातियों के जीवाश्म से मिलती है जो अब लगभग विलुप्त हो चुका है। फिर भी उनके कुछ विशेषताओं और शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर मानव को अनेक प्रजातियों में बांटा गया है और जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा या उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। अब जिनमें वे अवशेष दबे हुए हैं या दबे हुए पाए जाते हैं, जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। अब यहां देखिए कि प्रजाति किसे कहते हैं, या स्पीसीज जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है। दरअसल जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। ध्यान देंगे कि नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये एक स्पेसीज हो गया। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी चीजें खोजी गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार और चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के लिए एक आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक वर्णित अवधारणा पर आधारित था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। अब विद्वानों को ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए कि अगस्त 1856 ईस्वी में जब मजदूर जर्मनी के डसेलडॉर्फ नगर के पास नियंडर घाटी, मानचित्र 2 में आपको दिखाई पड़ेगा, में चूने के पत्थरों के खान की खुदाई कर रहे थे और इसी खुदाई के दौरान उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले और ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक
कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई। कार्ल फुलरॉट एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया इस खोपड़ी को अध्ययन करने के बाद, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव के रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। और उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। तो प्रारंभ में हर एक नई खोज के साथ ऐसी घटना आती है, लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। तो आप देखेंगे कि जीवाश्म को प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है और पाई गई चीज़ों की सही जगह जानना और उसके पीरियड्स को निर्धारित करना, यानी काल का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। देखिए किस प्रकार आपके इस फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग मैप बना करके, आर्कियोलॉजिस्ट मैप बना करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, यानी अपने औजार की सहायता से वे उन जगहों को चिन्हित और रेखांकित करते हैं जहां पर इनको लगता है कि ये आदिकालीन मानव का साइट रहा है, क्षेत्र रहा है, या उनकी गतिविधियों का केंद्र रहा है, या फिर उनसे संबंधित कुछ हमें यहाँ पर वस्तुएं प्राप्त होगी, है ना। देखिए किस तरह से हमारे कारीगर जीवाश्म के एक टुकड़े को उससे चारों ओर से घिरे पत्थर से कैसे अलग किया गया है, यानी चूना पत्थर से कैसे अलग किया जा रहा है। यह इतना जटिल रूप में फॉसिल हो गया है, ठीक है, समा गया है चट्टानों के बीच कि पता ही नहीं चलेगा कि ये मानव का खोपड़ी है या चट्टान है। बड़ी बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। तो मनुष्य के इस कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना, एक अचानक बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना आया। तब आया जब 24 नवंबर 1859 ईस्वी को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। और उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही कर्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। समझिए इस बात को कि जानवरों से ही, इसका मतलब है कि हम पहले बंदर थे, हमारी पूंछें थी पीछे। आज के बंदर को तुलना कर लीजिए और अपने आप को भी तुलना कर लीजिए कि हम कैसे बंदर थे, ये चीज भी देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए निएंडरथल मानव की खोपड़ी, जो लोगों ने स्वीकारा नहीं था, बाद में तो इन्होंने कहा कि ये किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी का ही होगा, बट ऐसा था नहीं। आज जिस हाथ का हम लोग खुले तौर पर ऊपर रख करके चलते हैं और दो पैरों के बल पे चलते हैं, ठीक है, जरा बंदर के साथ तुलना कर लीजिए। हमारा हाथ बंदर का हाथ सेम है। बंदर झुक करके चलता है और अपने हाथों का सहारा लेता है। हम लोगों ने एक लंबे समय के अंतराल पर हाथों का सहारा लेना छोड़ दिया और बैठना सीख गया। बंदर भी तो बैठते हैं, बट हमारे बैठने की प्रकृति अलग थी, दशा अलग थी। और धीरे धीरे हमारी कार्यशैली जब बिल्कुल दो पांव के बल पर हो गया, तो इसी उठने बैठने से हमारी पूंछें धीरे धीरे गायब हो गई। क्रियाकलाप एक है कि अधिकांश धर्मों में मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियां कही गई है, पर अक्सर वे वैज्ञानिक खोज से मेल नहीं खाती। और ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में पता लगाइए और उनकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव के कर्मिक विकास के इतिहास से कीजिए कि आपका धर्म सही है या विज्ञान सही है। आप उनके बीच में क्या समानता देखते हैं और अंतर देखते हैं, इस चीज को भी आप परखिए।
मानव के कर्मिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के पूर्वज। जरा चार खोपड़ी को देखिए, इन चार खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क एक बानर की खोपड़ी है, ऊपर वाली खोपड़ी में देखिए बानर की है, और ख जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है, यानी सेकेंड खोपड़ी। और नीचे खोपड़ी ग, इसमें देखिए ये होमो इरेक्टस प्राणी का है, जो 1 2 थर्ड में जो खोपड़ी है वो होमो इरेक्टस प्राणी का है। ठीक है, अब इन चार खोपड़ियों और प्लस एक और खोपड़ी जो सबसे नीचे है, चौथा खोपड़ी, ये होमो सैपियंस का है, मतलब आज के मानव का खोपड़ी है, आज के चिंतनशील और प्राज्ञ मानव नामक प्रजाति का खोपड़ी है। तो किस तरह से मानव के खोपड़ी यानी हमारे दिमाग के खोपड़ी का जो ढांचा था, एक बानर प्रजाति से करते 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 एक होमो इरेक्टस प्रजाति में हम आ गए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति को पार करके। आपको याद रखने हैं, ये भी ध्यान रखना है कि पहले हम बानर थे और बानर के बाद हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रूप में परिणत हो गए। ठीक है, हमारी खोपड़ी कुछ इस रूप में रही होगी, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद जब हमने सीधे खड़े होकर दो पांवों के बल पर चलना सीख लिया और दो हाथ हमारा फ्री होने लगा, ठीक है, फ्री हो गया किसी काम को करने के लिए स्वतंत्र रूप से दो पैरों के बल पर, तो वह होमो इरेक्टस कहलाया। ये होमो इरेक्टस इसकी विशेषता है, ये सीधा खड़े होकर सीधा चलता था। ठीक है, तो ये होमो इरेक्टस हो गया। लेकिन फिर इसके खोपड़ी के कर्मिक विकास के क्रम में देखिए कि होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस आता है, जिसकी खोपड़ी आज के बानर की खोपड़ी से बिल्कुल अलग है। ये कई लाख वर्ष पहले की प्रक्रिया का परिणाम है कि इस तरह के जो बदलाव आए वह जलवायु परिवर्तन के साथ साथ होमो सैपियंस वाले यानी चिंतनशील मानव के साथ इन्होंने अपनी सारी कार्यशैली को बदल लिया, और इन्हीं बदलती हुई कार्यशैली के आधार पर इनका डेवलपमेंट बढ़ गया। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो कुछ भी अंतर पाएंगे उसका कारण वे परिवर्तन हैं। ये आपको मैंने बतलाया भी कि ये कर्मिक विकास के परिवर्तन का उदाहरण है। मानव के विकास के क्रम को 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बड़ा कठिन हो जाता है, परंतु यदि आप अपने पुस्तक के एक पृष्ठ को अगर 10,000 वर्षों के बराबर माने, अपने पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने, ठीक है, तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार 3,60,000 वर्ष पहले, ठीक है, आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 36 पृष्ठों की कल्पना करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ, प्राइमेट नामक श्रेणी का स्पेसिस का जो उद्भव हुआ वह स्तनपायी प्राणी था, मतलब दूध पिलाने वाला प्राणी था। ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी था। तो इसी प्राइमेट श्रेणी में एक सबसेक्ट उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब ये जो सबसेक्ट उत्पन्न हुआ उसको हम होमिनोइड कहते हैं, होमिनोइड्स कहते हैं। और इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। तो इसका मतलब है कि हमारी उत्पत्ति प्राइमेट से हुई, प्राइमेट से आगे चल करके होमिनोइड में आ गए, और होमिनोइड जो है वो फिर बानर में तब्दील हो गया, और बानर यही बानर जो है एपे के नाम से प्रचलित हो गया। और फिर बहुत समय बाद क्या हो गया, 56 लाख वर्ष पहले हम होमिनिड के रूप में प्राणियों का अस्तित्व के साक्ष्य को पाते हैं। ठीक है, अब जरा समझ लीजिए कि प्राइमेट क्या है। ये एक स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है, और इस प्राइमेट उपसमूह में बानर है, आज के लंगूर प्रजाति हैं और मानव शामिल हैं। तो ध्यान देंगे, आज का बानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते हैं, साथ ही साथ बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। ये बच्चा को जन्म देता है।
माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास स्पेशल ग्रंथियां विकसित हैं। और प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। तो आप पाएंगे कि होमिनिड वर्ग यानी होमोनिवाइड उपसमूह से विकसित हुआ। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। जैसे होमोनिडों का मस्तिष्क होमोनाइडों की तुलना में छोटा होता था। मतलब होमोनाइडों का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। और इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। सीधा खड़ा हो गया, 2 पैर के बल पर चल रहे हैं, और उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना लेते थे और अन्य तरह के कामों में इसका इस्तेमाल करते थे। तो उनकी विशेषताओं के बारे में हम अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 प्रकार के साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि मानव उत्पत्ति का पहला साक्ष्य हमें अफ्रीका से प्राप्त होती है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, याद रख लेंगे। पूरे इस दुनिया में जितने भी मानव प्रकार की प्रजातियां हैं, मानव के टाइप्स हैं, वे सभी अफ्रीका से ही उत्पत्ति माने जाते हैं। फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। पहला तो यह है कि अफ्रीकी जानवरों का यानी एप जिसको हम कहते हैं, उसका एक समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। आज भी जो अफ्रीका में बानर हैं, ठीक है, कुछ बानर हैं जिनका जब शोध किया गया, रिसर्च से पता चला, तो ये पता चला कि इनका जो है होमिनिडों से बहुत गहराई से रिश्ता जुड़ा हुआ है। दूसरा कि सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश का। अब इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। इसका मतलब है कि सबसे अधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। फिर आप देखिए हाथ का क्रमिक विकास कैसे हुआ। इसका मतलब है पहले जो हमारा हाथ था वह पैर हुआ करता था, यानी दोनों काम करते थे हम। जब बढ़ जाते थे तो वही अगला जो 2 हाथ था, वो जो 2 पैर था, वो हमारा हाथ में तब्दील हो जाता था। आज भी देखिए बानरों को आप बड़ा बारीकी से देखिएगा कि किस तरह से वे अपनी क्रिया को संपन्न करते हैं। फिर वे पूंछ उठा करके अगले 2 हाथ को पांव बना लेते हैं, और 2 पांव तो हैं ही, कूद फांद करते हैं। सूक्ष्म तरीके से पकड़ने की प्रकृति को समझिए कि चिंपैंजी की ठीक पकड़ व सूक्ष्म पकड़ कैसे दर्शाती है। आकृति होमिनिड की दुरुस्त और सूक्ष्म पकड़ को दर्शाती है ख में, और ग में बहुत अधिक ही सशक्त तरीके से हम अपने हाथ में किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक या सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। होमिनिड होमिनोइडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। इसका मतलब है कि होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार का होना, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल पर चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, और इन शाखाओं को हम जीनस कहते हैं। ध्यान देंगे, होमिनिडों की ही अगली शाखा है जीनस, और इन शाखाओं में ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, और फिर होमो अधिक महत्वपूर्ण है। यानी होमिनिड स्पेसीज, फिर आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस आ गया, फिर होमो इरेक्टस आ गया, और एंड देन तब आता है होमो सैपियंस का। ठीक है, चूंकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर हैं, उसके मस्तिष्क के आकार में, जबड़े और दांतों के संदर्भ में है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता था।
ये 4 खोपड़ी को आप पढ़ लेंगे जो पिछले फिगर्स में हमने दिखलाया, तो आपके लगभग जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया गया है। जीन से बना है जीनस, ठीक है। होमिनोइड्स बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे और उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती रही होगी। यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की एक ओल्डुबाई गोर्ज घाटी की है, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। और चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को देखिए कि कैसे हर सतह एक अलग भूवैज्ञानिक चरण को बतलाता है। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं, ये 2 शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लाटिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, फिर आप यहां ध्यान देंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लैटिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, जिसका मतलब होता है दक्षिणी, जिसका मतलब क्या होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पेथिकस, दैट मीन्स वानर से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का नाम का रूपांतरण जब हमने किया तो क्या आता है दक्षिणी वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप अवस्था के कारण अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता बिल्कुल सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था और इसीलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखने के जोड़ों का घुमावदार होना, ठीक है। तो इस तरह कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का भी विकास होता गया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुबाई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959 ईस्वी को हुई। तो देखिए कैसे खोज होता है। सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया। ये पूछता है आपका जीएस में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसने किया था, तो ओल्डुबाई गोर्ज ने किया था। कहाँ के रहने वाला था, तो जर्मन का रहने वाला था। लेकिन आगे चल करके यह ओल्डुबाई नाम मैरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मैरी लीकी ने ही ओल्डुबाई और लेतोली ने पुरातत्वविदीय, ठीक है, खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। तो लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसीलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीली बिच्छू ने काट लिया है और वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू भी थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नजर से बच गया या बच निकला होगा। तो लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिरदर्द से लड़खड़ा रहा था।
मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। इस तरह के वाक्य थे। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और इन प्रजातियों को अक्सर हम उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर हम एक दूसरे से पृथक करते हैं, अलग करते हैं। और प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और उसके जबड़े की विशेषता के आधार पर ही बांटा गया है। और ये विशेषताएं हमको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने तक से ही विकसित हुए होंगे। तो ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था हम इसे कहते हैं। दरअसल अब देखिए, एक डायग्राम है आपके बीच में। इस डायग्राम को बड़ा बारीकी से आप समझिए कि किसी बॉक्स विशेष की और इंगित तीर के निशान उन प्रभावी बातों को बतलाते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई है। कहता है मस्तिष्क के आधार और उसकी क्षमता में वृद्धि, आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हो गई? लाजमी है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन जो है 6 है, या जो भी हो 7 है, ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंस ऑर्गन के माध्यम से अगर हमने औजार बनाना सीख लिया, आंखों से निगरानी करना सीख लिया, भोजन और शिकार की तलाश करना सीख लिया, लंबी दूरी तक चलना सीख लिया, ये इसके आकार और क्षमता का प्रदर्शन कहलाता है। इतना ही नहीं, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को लाने और ले जाने के लिए अपने हाथ को मुक्त कर दिया। और अब अंत में क्या हुआ कि जब मैंने अपने दोनों हाथों को, जो कभी मेरा पैर हुआ करता था, मुक्त कर दिया, तब हम सीधा खड़े होकर 2 पैरों के बल पर चलने लगे। यही प्रक्रिया होमो इरेक्टस कहलाती है। तो उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण अब अपने हाथ में हम बच्चों को रख पाते हैं, ठीक है। और एंड सारी चीज़ों को उठाकर भी ले जाने के लिए हम मुक्त हो गए। और जैसे जैसे हाथों का हमारा इस्तेमाल बढ़ता गया, तो 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की हमारी क्षमता भी बढ़ती चली गई। और इससे अलग प्रकार के काम करने के लिए हमारा हाथ बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गया। पहले जो हमारा 4 पैर था, बजाय अब 2 पैरों पर सिमट गया, और 2 पैर जो है हमारे किसी और काम करने के लिए हाथ में तब्दील हो गया, स्वतंत्र रूप से फ्री हो गया। अब यहाँ क्या होता है? तो शारीरिक ऊर्जा की खपत जो पहले ज्यादा होती थी, अब कम होने लगा। अब जरा आज भी देखिए तो 2 पांव हैं, और ये 2 हाथ को फिर से आप पांव बना लो और चल के मुझे दिखाओ, प्लस 2 पांव पर जो चलेंगे साथ साथ में चलो। क्या होगा? ऊर्जा की बचत किन्हें ज्यादा होगी? जो 2 पांव के बल पर सीधे खड़े होकर चलता है उसकी। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से, मतलब हिम युग के प्रारंभ से, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग किससे ढक गए थे? बर्फ से। और अनेक प्रकार की जलवायु और वनस्पति की परिस्थितियों में बहुत सारा परिवर्तन आया। किसके कारण आया? तो तापमान में बढ़ोतरी के कारण से आया, और वर्षा में कमी हो जाने के कारण। यहाँ 2 तरह की बातें हैं। एक, तापमान में बढ़ोतरी हो गया तो सारी बर्फ पिघल गए, और धीरे धीरे जंगल का उभरना शुरू हुआ, झील झरने पानी के स्रोत का उभरना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही बारिश कम होगा तो जंगल भी कम हो जाएंगे, और घास के मैदान का क्षेत्रफल भी बढ़ गया। और इसी के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने के लिए आदि थे, धीरे धीरे वे लोग विलुप्त हो गए, और उनका स्थान किसी दूसरे प्रजातियों ने ले ली। अब एक ऐसी प्रजाति ने ले ली जो सूखी परिस्थितियों में बिल्कुल ही आराम से वह रह सकती थी, और इसके जीन्स जो हैं होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि में शामिल थे। तो होमो लातिनी भाषा का शब्द है, होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है आदमी। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे
कि होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है आदमी। अब हम होमो शब्द का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं, यानी इसमें हम मेल और फीमेल दोनों शामिल करते हैं, होमो। तो वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन्हीं प्रजातियों की विशेषताओं के अनुसार इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इस प्रकार जीवाश्मों को हम होमो हैबिलिस नोट डाउन करेंगे। होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल पर चलने वाले, और होमो सैपियंस जिसको हम प्राज्ञ या चिंतनशील मानव कहते हैं के रूप में वर्गीकृत किया गया। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो नदी बेसिन क्षेत्र और तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं। इसको भी आप याद रख लेंगे, कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है, ये आपका जीएस में पूछेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। और होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म की प्राप्ति अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। तो जैसे कि हम कोबी फोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड, जकार्तो, संगिरन, जावा एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में परवर्ती काल का है, यानी बहुत बाद के काल का है। इसीलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर, ध्यान देंगे कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले आए। और ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। देखिए अफ्रीका का मैप। तो कुछ दृष्टांतों में हमें यह पता चलता है कि जीवाश्मों का नामांकन उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। इसका मतलब है कि जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को होमो हाइडेलबर्गेसिस के नाम से कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को होमो निएंडरथैलेसिस श्रेणी में रखा गया। तो यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस है और होमो निएंडरथैलेसिस के हैं, और ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। तो एक सवाल यहाँ भी बनता है कि होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस किस प्रजाति के हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हैं या होमो सैपियंस के हैं? तो याद रखेंगे कि होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। हाइडेलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे और उनके जीवाश्म अफ्रीका और एशिया में भी पाए गए हैं, यूरोप में भी पाए गए हैं। इवन निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए और सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, ठीक है, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए होते थे और दांत छोटे होते थे। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बहुत ही अच्छे तरीके से याददाश्त जोड़ा जाता है। तो जबड़ों और दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता को दर्शाता है।